अक्टूबर 1956 की वह धुंधली सुबह मिस्र की गलियों में एक अजीब सी दहशत पसरी हुई थी। सदियों से रह रहे यहूदी परिवारों को अचानक अपने ही घर में वहां अजनबी बना दिया गया था। इजिप्ट की सरकार ने एक ऐसे कानून को लागू कर दिया था जो कभी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ बनाए थे। हजारों लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बैंक खाते जब्त कर लिए गए और उनके सदियों पुरानी कारोबार बंद कर दिए गए। उन भागते लोगों के पास अपनी पूरी जिंदगी समेटने के लिए सिर्फ एक सूटकेस और कुछ चंद पैसे ले जाने की इजाजत थी। लेकिन इस नफरत और दहशत के पीछे वजह कोई धर्म नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के बीचों बीच इंसानों द्वारा बनाई गई एक 193 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर थी। तो सवाल यही है दोस्तों कि क्यों एक बार फिर सेकंड अरब इजराइल युद्ध प्रारंभ हुआ? कैसे एक स्वेज नहर की लड़ाई ने महाशक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए दोस्तों समझते हैं वो कहानी दूसरे अरब इजराइल युद्ध की, जहां सत्ता की भूख ने मानवता को किनारे कर दिया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों साम्राज्यों के बीच कड़वाहट कैसे है। स्वेज नहर का इतिहास 1869 में प्रारंभ हुआ था, जब इसे फ्रांसीसी और मिस्र के सरकारों के द्वारा निवेश करके खोला गया था। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे छोटा मार्ग था। 1875 में मिस्र की आर्थिक संकट का फायदा उठाकर ब्रिटेन के द्वारा इसके 44% का शेयर खरीद दिया जाता है और धीरे धीरे पूरे स्वेज नहर पर अपना कब्जा बना लिया था। सालों तक यह नहर ब्रिटिश साम्राज्य की गुलर वेन यानी गले की नस बनी रही, जिससे होकर उनका सारा व्यापार और तेल गुजरता था। 1922 में मिस्र आजाद तो हुआ, लेकिन उसकी अपनी जमीन पर बना हुआ यह स्वेज नहर पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश सेना का जो स्वेज नहर वाला बेस था, वो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक था, जो मिस्र के लोगों के लिए गुलामी का एक कड़वा प्रतीक बन चुका था। और यही कड़वाहट मिस्र में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। 1952 में मिस्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आता है, जब फ्री ऑफिसर मूवमेंट के द्वारा किंग फारूक की सत्ता को परिवर्तन कर दिया जाता है। और इस क्रांति के असली नायक थे जमाल अब्दुल नासिर, जिसका सपना मिस्र को अरब जगत का नेतृत्व दिलाना था। नासिर के द्वारा वेस्टर्न कंट्रियों के साथ जो सुरक्षा संधि किए गए थे, उनका विरोध किया जाता है, जैसे कि बगदाद पेट का पुरजोर विरोध किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ब्रिटेन का अरब दुनिया पर फिर से कब्जा करने का एक तरीका था। तनाव तब और बढ़ जाता है जब इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में मिस्र की सेना के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसके जवाब में नासिर के द्वारा सोवियत संघ के साथ एक बहुत बड़ा हथियारों का सौदा किया जाता है। और इस सौदे ने जैसे पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि मिस्र में साम्यवाद का खतरा बढ़ रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा नासिर को सबक सिखाने के लिए मिस्र के सपनों के प्रोजेक्ट असवान डैम की फंडिंग को रोक दिया जाता है। अब उसे समझने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण युद्ध प्रारंभ हुआ। 26 जुलाई 1956 को अलेक्जेंड्रिया के एक चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने नासिर के द्वारा अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया जाता है। भाषण के दौरान उन्होंने एक नाम लिया, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स वही है जिन्होंने स्वेज नहर की खोज की थी। यह मिस्र की सेना के लिए एक गुप्त कोड वर्ड था। जैसे ही ये शब्द नासिर की जुबान से निकले, सैनिकों के द्वारा स्वेज नहर की दफ्तरों पर कब्जा कर लिया जाता है। नासिर के द्वारा चिल्लाकर ऐलान किया जाता है कि स्वेज नहर अब मिस्र की राष्ट्रीय संपत्ति है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथनी ईडन के लिए यह एक बर्दाश्त की सीमा से बाहर का सवाल था। ईडन नासिर से इस कदर नफरत करने लगे थे कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे इतिहास में प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेस कहा जाता है। योजना यह थी कि इजराइल के द्वारा मिस्र पर हमला किया जाएगा और शांति बहाल करने के बहाने से फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा स्वेज नहर पर फिर से कब्जा कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इसमें सफल हुआ? 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल की सेना के द्वारा ऑपरेशन कादेश की शुरुआत करी जाती है। इजरायली पैराट्रूपर्स को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मितल्ला दर्रे के पास हवाई मार्ग से उतारा जाता है। मिस्र के कमांडर अब्दुल हकीम आमिर के द्वारा शुरुआत में इस हमले को गंभीरता से नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि यह एक सामान्य छापेमारी है। लेकिन इजरायली टैंकों के द्वारा और सैनिकों के द्वारा तेजी से सिनाई के अंदरूनी इलाके जैसे अल कुसैमा और रफा पर कब्जा कर लिया जाता है।
इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान के जल डमरू मध्य के नाकेबंदी को तोड़ना और इजरायली जहाजों के लिए रास्ते को खोलना था ताकि मिस्र पर हमला किया जा सके। युद्ध के मैदान में इजराइल के वायुसेना के द्वारा मिस्र के कई विमानों को मार गिरा दिया जाता है और सिनाई की टेलीफोन लाइनों को काट कर मिस्र के कमांड सेंटर को पूरी तरीके से पंगु बना दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा क्या चाल चली हुई। 30 अक्टूबर को फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा इजराइल और मिस्र दोनों को युद्ध विराम करने का अल्टीमेटम दिया जाता है, जिसे नासिर के द्वारा यह बोलकर मना कर दिया जाता है कि यह उसकी संप्रभुता पर हमला है। और इसके बाद ऑपरेशन मस्कट ईयर के तहत ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के द्वारा अर्थात दोनों की वायुसेना के द्वारा मिस्र के हवाई अड्डे पर पूरी तरीके से बमबारी किया जाता है। देखते देखते मिस्र की वायुसेना जमीन पर तबाह हो गई थी। 5 नवंबर को पोर्ट सईद पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स के द्वारा हमला बोला जाता है और फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा हमला किए गए इस युद्ध को नासिर के द्वारा जनता का युद्ध घोषित किया जाता है। पोर्ट सईद की गलियों में भीषण शहरी लड़ाई हुई। शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया और सैकड़ों बेगुनाह नागरिक मारे गए। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने आखिर घुटने कैसे टेके। ब्रिटेन और फ्रांस को जैसे कि लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असली मोर्चा दूसरी तरफ सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा खोला जा चुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा किए गए इस हमले से काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें डर था इस हमले से अरब देश सोवियत संघ की तरफ झुक सकते हैं। अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन पर एक ऐसा आर्थिक हमला किया जाता है जिसकी उम्मीद लंदन ने कभी नहीं की थी। अमेरिका के द्वारा ब्रिटिश पाउंड को बाजार में बेचना प्रारंभ कर दिया जाता है और ब्रिटेन को मिलने वाली IMF के द्वारा जो लोन है उसे रुकवा दिया जाता है। दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेता खुर्शेव के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर परमाणु हमले करने की धमकी दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, आर्थिक तबाही की डर से ब्रिटेन को बड़ी शर्मिंदगी के साथ इस युद्ध विराम को स्वीकारना पड़ता है। यह ब्रिटिश साम्राज्य की पतन का वह दिन था जब दुनिया ने देखा कि ब्रिटेन अब सुपर पावर नहीं रहा है और इस तरह मिस्र की राजनीतिक जीत और ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ। 7 नवंबर 1956 को युद्ध विराम लागू किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इतिहास में पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय सेना इमरजेंसी फोर्स UNEF का गठन किया जाता है। इजराइल को मार्च 1957 तक कब्जा किए गए सिनाई और गाजा पट्टी को वापस करना पड़ता है। सैन्य रूप से हारने के बावजूद मिस्र नेता जमाल अब्दुल नासिर पूरे अरब जगत में एक नायक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सफलतापूर्वक स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि अब दुनिया के जितने भी फैसले हैं अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा किया जाएगा, न कि पुराने औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथनी ईडन को इस अपमान के कारण अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इस प्रकार स्वेज नहर पूरी दुनिया के लिए आखिरकार खुल जाती है, लेकिन मिस्र के पूर्ण नियंत्रण में। और इस युद्ध की थोड़ी सी कड़वी सच्चाई भी देख लेते हैं। इस युद्ध की कीमत सिर्फ सत्ता और जमीन से नहीं थी, बल्कि इंसानी जानों से चुकाई गई थी। अनुमान है कि इस जंग में मिस्र के करीब 1000 से 3000 सैनिक मारे गए थे और लगभग 1000 आम लोगों ने जान गंवाई थी। ब्रिटेन के 22, फ्रांस के 10 और इजराइल के 172 सैनिक शहीद हुए थे। इस युद्ध के दौरान इजराइल सेना के द्वारा खान यूनिस और रफा में रह रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी शरणार्थियों और नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिसने क्षेत्र में जैसे नफरत की आग को और भड़का दिया था। मिस्र से भगाए गए 25,000 यहूदियों की आबादी 1957 तक गिरकर 15,000 ही रह गई थी। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसने औपनिवेशिक युग का अंत कर दिया था और शीत युद्ध के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। स्वेज संकट ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी चीज का अंतिम समाधान नहीं हो सकता और शांति का समाधान यही निकलता है कि किसी भी देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। और इस प्रकार ईरान के जल डमरू मध्य में इजराइल को नौवहन की आजादी मिलती है और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं के द्वारा कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में शांति कायम किया जाता है। लेकिन असली समाधान केवल तभी है जब राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर इंसानी अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे। स्वेज की लहरें आज भी उन जलते हुए तेल की टैंकरों और उन परिवारों की दास्तां सुनाती है जिसे रातों रात बेघर कर दिया गया। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि जब इंसान को उनकी जड़ों से काटा जाता है और सत्ता का खेल खेला जाता है तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता है।
तो सवाल यही है दोस्तों कि क्या युद्ध खत्म हो गया था? नहीं, 1956 की इस युद्ध ने एक अनसुलझे विवादों को जन्म दिया, जिसने एक बार फिर 96 डे वार को जन्म दिया, जिसे जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।